स्टूडेंट सीटर 2020 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िगत धारणाओं को मजबूत करें। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन सही है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। नेक्स्ट है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें समरूप समस्या या एक ही प्रकार की समस्याओं को विविध प्रकार से हल करने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, सिर्फ 10 सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का इस्तेमाल। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। बेटा ये अपसारी है, देख लेना आप लोग, अपसारी चिंतन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन में बालक अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में सोचता है, जिससे किसी एक समस्या या प्रश्न का अनेक संभावित समाधान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसका चौथा ऑप्शन सही है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसका चौथा ऑप्शन सही है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट है, शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है, अधिगम एक संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, योग्यता सुधार है। योग्यता सुधार का अर्थ किसी भी योग्यता से है जिसे व्यक्ति ने अर्जित किया है, अधिगम द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट है, बच्चों को सीखने में कठिनाइयां होती हैं जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं,
कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है जिसमें अधिगमकर्ता बेहतर ढंग से सीखता है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। नेक्स्ट है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? आत्म केंद्रितता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वयं नियमन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, स्व नियमन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक अन्वेषण अपितु स्व नियमित तरीके से कार्य करने के लिए भी करते हैं। वाइगोत्स्की ने स्व नियमन में भाषा के प्रयोग को व्यक्तिगत वाक्य या आंतरिक स्वभाषण कहा है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। इसका पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को यह संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करती है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। वाइगोत्स्की के अनुसार पाठ या आधारभूत संरचना, इसको स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, एक तकनीक है जिसमें अध्यापक या सहायककर्ता बालक की सीखने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। इसका पहला ऑप्शन सही है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा बाल केंद्रित कक्षा होती है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथापूर्व, प्रथागत। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, प्रथागत। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के द्वितीय स्तर प्रथागत या परंपरागत चरण के प्रारंभिक वर्षों में बालक का नैतिक न्याय दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा पर आधारित है। इस अवस्था में बालक अच्छा लड़का बनना चाहता है और बालिका अच्छी लड़की बनकर स्वीकृति प्राप्त करना चाहती है। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक है। नेक्स्ट है,
बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य पक्षों सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास और विचार सोच में केंद्रीकरण। इसका चौथा ऑप्शन सही है, विचार सोच में केंद्रीकरण। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रितता में बालक यह सोचता है कि यह दुनिया सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है, इस दुनिया की सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं और वह खुद को सबसे ज्यादा महत्व देता है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी व्यक्तियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम में होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी से तात्पर्य विकास के विभिन्न पक्षों, विभिन्न अवस्थाओं और विकास के विभिन्न सिद्धांतों से है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक उपकरणों। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोबल, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध। इसका सेकंड ऑप्शन चाहिए, स्कीमा, मनोबल। तो स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। पियाजे के अनुसार बालक नए कार्य को सीखने के लिए अपने स्कीमा में संशोधन या समायोजन करता है। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा वह पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करे। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपी निर्देशों। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। इसका पहला ऑप्शन सही है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया है। इसमें कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में किस क्रम में विकास होता है? अमूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक और मूर्त। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की। पहली है सांवेदिक चरण या संवेदी पेशी अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से बाद के वर्षों के लिए होती है। इस प्रकार जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों का विकास क्रम इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापक अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम प्रक्रिया में बाधा, अध्यापन के पक्ष पर असफलता। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो हमने सीटेट 2020 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस किया। ऐसे ही हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू बच्चों।